नमस्कार। टीआर एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इंग्लिश बेसिक्स नामक जो टॉपिक है, हमारा पहला जो टॉपिक है, उस पर हम आज अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो अंग्रेजी विषय है उसको हम सबसे सरलतम तरीके से कैसे सीख सकते हैं और इसके ऊपर जो हमारी कमांड है उसको हम और मजबूत कैसे कर सकते हैं। इन तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका मैं सॉल्यूशंस इस टॉपिक के अंदर देने का प्रयास करूंगा। आमतौर पर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी है वो अंग्रेजी विषय के अंदर थोड़ी रुचि कम रखते हैं और जब वो इंग्लिश को पढ़ते हैं और जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं कि भाई इंग्लिश के अंदर आपका जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर क्यों है, तो बच्चे अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि इंग्लिश थोड़ा जटिल विषय है, इस विषय के अंदर हमारा मन नहीं लगता है, इस विषय के अंदर हम जो भी टॉपिक याद करते हैं उस टॉपिक को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और जो ऐसा नहीं कि हर किसी के माइंड के अंदर सब नेगेटिव विचार आते हैं, कुछ स्टूडेंट के माइंड के अंदर कुछ पॉजिटिव विचार भी आते हैं और वो बच्चे भी ऐसा कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर हम हमारी स्ट्रेंथ को और मजबूत करना चाहते हैं, इसके क्या उपाय है। तो इस सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन है मैं इस टॉपिक के अंदर देने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड की स्क्रीन पर कुछ पॉइंट लिखे हैं और ये जो तमाम पॉइंट हैं, ये तमाम पॉइंट इंग्लिश का एक जो अपने भय है उसको दूर करने में, इंग्लिश के अंदर हमारी पकड़ को मजबूत करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला जो पॉइंट है, डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लर्निंग, यानी इंग्लिश को सीखने के अंदर हमारी रुचि जागृत होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हमारी रुचि होगी हम किसी भी टॉपिक को उतनी ही बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे ग्रामर पढ़ते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, कोई भी टॉपिक है वो हमें सही तरह से याद नहीं होगा। इसलिए पहले जो टॉपिक है वो ये है कि इंग्लिश के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो हाई लेवल का होना चाहिए। दूसरा है यूज टेक्निकल मेथड्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। हम इंग्लिश को याद करते हैं, इंग्लिश को जब पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड्स का फॉलो नहीं करें। ट्रेडिशनल मेथड्स में हम किसी भी टॉपिक को जो रटते हैं उस रटने वाला जो हमारा तरीका है उसको छोड़ करके हम टेक्निकल मेथड्स से, यानी किसी टैक्टिक्स से उसको याद करें, किसी ट्रिक्स के माध्यम से उस टॉपिक को याद करें, तो वो टॉपिक अपने को बेहतर तरीके से याद होगा बनिस्बत हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स का फॉलो करते हैं। अब टेक्निकल मेथड के अंदर ग्रामर का कोई रूल हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है। इसके बारे में आपको आगे एक एग्जांपल देकर के क्लियर करूंगा कि टेक्निकल मेथड से हम किसी भी क्रिटिकल टॉपिक को भी बड़ी इजीली उसको याद कर सकते हैं। अगला है डोंट यूज शॉर्टकट्स। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या उसको याद करते हैं या उस पर मनन करते हैं, हमें कभी भी शॉर्टकट का फॉलो नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। इसलिए शॉर्टकट से किसी भी टॉपिक को सीखने का प्रयास आप कतई नहीं करें। ऑलवेज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें अभ्यास करता रहना चाहिए। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हमारी उस विषय के ऊपर कमांड है वो उतनी ही मजबूत होती है। अगला है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मीन्स शब्दकोश। हमारे पास में शब्दकोश ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अगर हम अंग्रेजी के अंदर हमारी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे पास में जो वोकेबुलरीज है, जो हमारे पास शब्दकोश है, उसका एक विशालतम भंडार होना बहुत जरूरी है। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपको कम से कम ये आदत बना ले कि डेली की 1-2 स्पेलिंग्स आप याद करें और महीने के एंड तक आपके पास में एकदम 60 वर्ड्स हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे शब्दों को याद करेंगे तो अपने पास में धीरे धीरे बहुत ज्यादा शब्द है वो कलेक्शन हो जाएगा उसका, और हम इंग्लिश के अंदर हमारी जो कमांड है उसको मजबूत कर सकते हैं। अगला है ग्रामर। व्याकरण है वो तो हर किसी लैंग्वेज की लीड मानी जाती है, उसकी सोल मानी जाती है। बगैर ग्रामर के तो हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स का फॉलो करके हम इंग्लिश के अंदर बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं और हमारा इंग्लिश के प्रति एक जो बेरुखी का भाव है उसको भी हम हटा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश के अंदर हम हमारी स्ट्रेंथ को मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने एक टिप्स बताया था, टेक्निकल मेथड का फॉलो करना चाहिए। तो टेक्निकल मेथड के माध्यम से हम ग्रामर का एक टॉपिक है टेंस, उसको लेते हैं और उस
टेंस को सीखने का प्रयास करते हैं। टेंस के सीखने का सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई किसी प्रकार से याद करता है, कोई उसको किसी प्रकार से याद करता है, लेकिन मैं मेरे मेथड से आपको टेंस को सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने बोर्ड की स्क्रीन पे एक फॉर्मेट लिखा है जिसके एक तरफ मैंने टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इंग्लिश के अंदर मुख्य 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक तरफ मैंने प्रत्येक टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं उसको लिखा है। पहले को सिंपल या उसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, दूसरे को कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तीसरे को परफेक्ट और चौथे को परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक प्रकार का मैंने फॉर्मेट लिखा है। अब अपन आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों टेंसों के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल से आती है। इसमें मैं ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चारों टेंसों के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल से ही आएगी। आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो मुख्य क्रिया है उसके साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी और मुख्य क्रिया के साथ में आईएनजी। इसके अलावा हमें एक बी फॉर्म याद करना है। हमें एक बी फॉर्म को याद करना है। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो एचएमआर होता है और बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वाजवर होता है। तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको अपन प्रेजेंट में डाल देंगे और बी का जो पास्ट फॉर्म है उसको पास्ट में डाल देंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता ही मिल जाएंगे। इसका एचएमआर और बी का पास्ट फॉर्म वाजवर, उसको पास्ट में रख देंगे। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा एचएमआर वर्ब प्लस आईएनजी और वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दोनों टेंस बन गए। हमें केवल बी फॉर्म को याद करना है, बाकी ये तो टेक्निक्स अपने को ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब बी का जो एक्चुअल फॉर्म है उसको हम फ्यूचर में डाल देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब हमारा कंटिन्यूअस टेंस है वो सिंपल होता है। कंटिन्यूअस के अंदर अब हमारा कंटिन्यूअस टेंस है वो इस प्रकार से हो जाएगा एचएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और विल से प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हमें केवल और केवल बी फॉर्म को याद करना है। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट टेंस का मतलब है वर्ब की जो मुख्य जो वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। जिस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हमने बी फॉर्म को याद किया है, इसी प्रकार से इसके अंदर हमें हैव फॉर्म को याद करना है। हैव का जो प्रेजेंट रूप होगा वो होगा हैज हैव और हैव का जो पास्ट रूप होगा वो हैड होगा। तो हैज हैव को हम डाल देंगे प्रेजेंट के अंदर और इसका जो पास्ट रूप होता है उसको डाल देंगे अब हम परफेक्ट टेंस के अंदर जो हैव फॉर्म है, जो हैव फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट में डाल देंगे। उसका प्रेजेंट रूप होता है हैज हैव, पास्ट रूप होता है उसका हैड और उसके एक्चुअल फॉर्म में हैव, वो तीनों टेंस में डाल देंगे तो हमारा परफेक्ट टेंस तैयार हो जाएगा। हैज हैव प्लस बी थर्ड, हैड प्लस बी थर्ड और विल सेल तो ऑलरेडी पहले से बताया मैंने कि चारों टेंस में विल सेल का प्रयोग करना ही है। विल सेल प्लस हैव प्लस विल की थर्ड फॉर्म, 6 टेंस अपने क्लियर हो जाएंगे। केवल और केवल अपने को याद करना है बी फॉर्म और हैव फॉर्म। अब बनाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी जो मुख्य क्रिया उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे बी फॉर्म याद किया है और यहाँ पे हैव फॉर्म याद किया है, यहाँ पे अपने को बी है एक नया वर्ड उसको याद करना है बी। अब जो परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव उसको नीचे ले आना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब उसको इस टेंस में डालनी है और इसमें विल सेल हैव को नीचे ले आना है, प्लस बी लगा देना है, प्लस मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ पे हैज हैव है उसको सेम टू सेम इसी टेंस में आ जाएगी हैज हैव और ये हैड वापस इस टेंस में आ जाएगी और विल सेल और हैव वापस इस नेक्स्ट टेंस में आ जाएंगे। अब अपने को नया वर्ड डालना है बी। इसमें भी जो मुख्य क्रिया है उसके साथ जो आईएनजी लग रहा है उसके पहले अपने को बी लगा देना है तो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। यानी परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगी
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगी और फ्यूचर परफेक्ट भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर आ जाएगी। उस हेल्पिंग वर्ब को ऊपर वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसको नीचे वाले में एज इट इज ले लेना है। वर्ब के साथ आईएनजी तो आ ही रहा है, प्लस एक नया वर्ड अपने बताया बी, उसका यूज करना है, तो अपने नो टेंस क्लियर हो जाएगी। अपने को केवल और केवल इतना याद करना है कि कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। परफेक्ट टेंस का मतलब है तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा और परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है तो वापस परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर आती है। अब कंटीन्यूअस टेंस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बी है और बी को याद करना है, बाकी अपने को नया वर्ड कुछ भी याद नहीं करना है। अब अपने टेंस बचते हैं तीन, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल दोनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म है वो बिना हेल्प वर्ब की आती है एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, और फ्यूचर सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल से हेल्प का प्रयोग होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी जब अपना कर्ता बहुवचन हो, जब अपना कर्ता प्लूरल हो तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और जब अपना कर्ता सिंगुलर हो तो अपन एस और ईएस का प्रयोग वर्ब के साथ करते हैं। जब अपना कर्ता एक वचन हो तो वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कर्ता बहुवचन हो तो अपन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है। और फ्यूचर सिंपल के अंदर चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में विल से का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट सिंपल का उल्टा होता है पास्ट। प्रेजेंट में जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यह वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब दो टेंस को छोड़ के बाकी सारे टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो उस वर्ब के साथ अपने को नजर आ रही है। यहाँ पे पीछे वाज वर्ब और सारे टेंस ऑफ दिस साइज के हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हैज है, यहाँ हैज है, यहाँ हेड है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो साथ में नहीं आ रही। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होती है, डू और डज होती है, और पास्ट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होती है। मैंने आपको टेक्निकल मेथड से टेंस को कैसे याद किया जाता है ये अभी बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी क्या कंडीशन है। इंग्लिश के अंदर टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 24 होती है। उसके अंदर 11 होती है वो प्राइमरी होती है और 13 होती है वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। दोनों को मिला करके टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। अब प्राइमरी के अंदर डू, डज, डिड, इच, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड ये टोटल मिला करके 11 हेल्पिंग वर्ब होती है प्राइमरी, जिसको ऑक्सिलरीज कहा जाता है। इसके बाद में जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो 13 होती है, जिसमें कैन है, वुड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, नीडेड है और टू, डेयर और यूज्ड टू। कुल मिलाकर के 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। इन सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर डू, डज और डिड है, ये तीनों क्रिटिकल मानी जाती है। डू, डज और डिड का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। डू, डज और डिड का प्रयोग हम एफर्मेटिव सेंटेंस में प्राय नहीं करते हैं। इसलिए जिस वाक्य के अंदर डू, डज, डिड का प्रयोग होता है वह वाक्य हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा, और जिस वाक्य में ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती है उसके अंदर जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, चाहे आपका सब्जेक्ट स्ट्रेइंग है या फिर आपका सब्जेक्ट पुलिंग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डू, डज और डिड के आने पर मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। और जब डू, डज और डिड को अपन हटाएंगे मींस वाक्य एफर्मेटिव बनेगा। जब डू को हटाएंगे तो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, जब डज हटेगा तो वर्ब के साथ एस और एस लग जाएगा, और जब डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। और जब तीनों आएंगे तो मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था जब टेंस को मैंने समझा आपसे बताया था कि बी फॉर्म और जो है फॉर्म होती है। बी का जो प्रेजेंट रूप होता है इज हमारा होता है, उसका जो पास्ट रूप होता है वो वाज होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है होता है उसका प्रेजेंट रूप हैज होता है और इसका जो पास्ट रूप होता है वो हेड होता है। अब एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं और एक सेंटेंस के अंदर जब एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आते हैं
तो फिर हम रूल का फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इंग्लिश में हमारी स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत करने के लिए हमें कुछ पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट बताया ग्रामर, उसका डीप में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना ग्रामर के नॉलेज के अंदर अपन कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वो ग्रामेटिकली अगर सही नहीं होता है तो फिर वाक्य बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। उस वाक्य के अंदर जो जान होती है वो उसमें दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब वाक्य के अंदर पॉजिटिव सेंस होता है, जब वाक्य के अंदर सकारात्मकता का बोध होता है, उस समय जो क्रम रहता है वो 2, 3, 1 रहता है, 231। 231 का मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में आएगा और थर्ड पर्सन के बाद में जो फर्स्ट पर्सन वो सबसे लास्ट में आता है। और जो वाक्य में नेगेटिव सेंस है, जब वाक्य में नकारात्मक बोध है, उस समय जो प्रोनाउन का क्रम रहेगा वो 1, 2, 3 रहेगा। अर्थात सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद में सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन आएगा। ये प्रोनाउन का क्रम रहता है एक सेंटेंस में। जब एक प्रोनाउन होते हैं या एक नाउन होते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो उसका क्रम क्या होता है, इस चीज का हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने वाक्य लिखा, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये पॉजिटिव सेंस है, यानी हम तीनों अच्छे मित्र हैं, ये पॉजिटिव सेंस है। इसके सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। अब सेकंड सेंटेंस में यू एंड ही हैव कमिटेड सिन, यहाँ पे दो प्रोनाउन एक साथ में हैं, इसलिए जब दो प्रोनाउन है उसका क्रम वही हो जाएगा, यू एंड ही। यू आपका सेकंड पर्सन है और यू थर्ड पर्सन है, तो 2, 3। अगर इसमें आई होता तो फिर आई इसमें सबसे पहले आ जाता, 1, 2, 3 उसका क्रम हो जाएगा। यू एंड ही हैव कमिटेड सिन, आपने और उसने वो अपराध किया है, तो ये नेगेटिव सेंस है। उस समय उसका जो क्रम है वो 1, 2, 3 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रामर के अंदर जो प्रत्येक जो रूल होते हैं, प्रत्येक जो नियम होते हैं, उसमें हमें बहुत डीप तक जाना है, तभी जाकर के हम इंग्लिश के अंदर जो हमारी पकड़ है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अक्सर अपन देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं अपना फोटो खींच करके फिर उसको अपलोड करते हैं, तो उसके नीचे लिखते हैं मी एंड माय फ्रेंड। ये ग्रामेटिकली ढंग से वाक्य बहुत ही गलत है। मी ऑब्जेक्ट है और एंड लगा के फिर आप नाउन को ला रहे हैं। कोई भी सेंटेंस कभी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। आपका सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो सकता है, आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से कभी वाक्य स्टार्ट नहीं हो सकता है। आई एंड माय फ्रेंड उसको आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर मैंने इंग्लिश को सरलतम तरीके से कैसे सीखें और इंग्लिश के ऊपर हमारी जो कमांड है हम उसको और अच्छी कैसे करें, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर की जो चैन है उसको मैं 3 फेज के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। जो फर्स्ट फेज होगा उस फर्स्ट फेज के अंदर क्लास 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के पोस्ट में जो ग्रामर आती है वो तमाम ग्रामर के जो टॉपिक है मैं फर्स्ट फेज के अंदर एक एक करके सारी वीडियोज अपलोड करूंगा। और जो सेकंड फेज होगा उस सेकंड फेज के अंदर जो हायर लेवल के विद्यार्थी जो उच्च स्तर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आते हैं वो तमाम प्रकार के जो टॉपिक्स है ग्रामर के उसको मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। और जो थर्ड फेज होगा उस थर्ड फेज के अंदर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उसको मैं थर्ड फेज के अंदर बताऊंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको ज्यादा से ज्यादा व्यूज दें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। साथ ही साथ में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस पर जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई किसी प्रकार की कमी रह गई हो, कोई किसी प्रकार के सजेशंस हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। एक बात और बताना चाहूंगा कि आज हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सभी को इस महामारी से लड़ने की शक्ति दे और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ में मैं मेरे इस टॉपिक को आज ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।